एसएचएम का जो लास्ट पार्ट है दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब जब एक से ज्यादा एसएचएम मिलकर एक नया एसएचएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये भी सीखेंगे, और अगर बनेगा तो जो नया एसएचएम बन रहा है उसका टाइम पीरियड या ओमेगा कितना होगा ये पता करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग देंगे सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन जैसे मैंने बताया कि जब दो या दो से ज्यादा एसएचएम मिलकर एक नया एसएचएम बनाते हैं तो उसके बारे में हमको पता करना होता है। ठीक है, क्या पता करना होता है? जो दो एसएचएम जुड़े हैं या तीन एसएचएम जुड़े हैं उनको जुड़ने के बाद जो नया एसएचएम आया है उसका क्या एम्पलीट्यूड होगा ये पता करना होता है। और जो दो एसएचएम जुड़ रहे हैं वो दोनों आपस में हो सकता है किसी फेज डिफरेंस में हो, तो जो नया एसएचएम आएगा उसका क्या फेज डिफरेंस होगा ये पता करना है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास जो दो एसएचएम है उसमें पहला एसएचएम है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और x2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो एसएचएम, और जब ये दो एसएचएम जुड़ेंगे तो एक नया एसएचएम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो नया एसएचएम प्रोड्यूस होगा उसके बारे में हमें सीखना। तो इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, दोनों का ओमेगा सेम है और इनके बीच में फेज का डिफरेंस फाई है। तो पहली बात तो ये कि दो एसएचएम जुड़कर एक नया एसएचएम तभी बनाएंगे जब दोनों एसएचएम का ओमेगा सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह लिखना होगा कि टू और मोर एसएचएम्स कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू एसएचएम when they have same ओमेगा सेम होना चाहिए तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये दो एसएचएम है तो हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट और दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट हम जोड़ेंगे। ठीक है, कि पहले वाले ने इतना डिस्प्लेसमेंट दिया, दूसरे वाले ने इतना डिस्प्लेसमेंट दिया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इनके बराबर हो जाना चाहिए। और इनके बराबर होने का मतलब है हम लिखेंगे x1 की वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी और x2 की वैल्यू लिखेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दोनों आपस में जुड़ गए। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं एक नया एसएचएम प्रोड्यूस होता है, और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक का सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। हम उस ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं बल्कि हम सीधे रिजल्ट में आएंगे। और इन दोनों को सॉल्व करके जब एक नया एसएचएम बनता है तो उस एसएचएम की इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। मतलब ये पहला एसएचएम था फर्स्ट, ये सेकंड एसएचएम था, इन दोनों को कंबाइन करके जो नया एसएचएम आया है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। इन दोनों के एम्पलीट्यूड a1 a2 थे तो इसका एम्पलीट्यूड a कुछ नया आएगा, इसके संग 0 था, इसके संग 5 था तो इसके संग कुछ डेल्टा आएगा। तो हमें क्या क्या निकालना है? ओमेगा तो सब में सेम रहा, एम्पलीट्यूड अलग हो गया और यहां पे डेल्टा अलग हो गया। तो ये दोनों कैसे आते हैं? दोनों को निकालने का सिंपल तरीका है, ये a1 है और ये a2 है और इनके बीच में एंगल फाई है। तो आप एक सिंपल सी बात याद रखें कि ये जो एम्पलीट्यूड आ रहा है ये इन दोनों एम्पलीट्यूड का वेक्टर एडिशन है। वेक्टर आपको पता है कैसे होता है। तो अगर एक वेक्टर हम लोग कहते हैं कि a1 का है, दूसरा वेक्टर हम कहते हैं कि a2 का है, और इन दोनों वेक्टर को अगर हम जोड़ते हैं इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इनके बीच का एंगल फाइव का है, ये फाइव का एंगल हो गया। और अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वेक्टर एडिशन से हमको ये पता है कि इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन आएगा उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 2ab cos थीटा। तो अगर हमें इन दोनों एम्पलीट्यूड को जोड़कर एक नया एम्पलीट्यूड निकालना है तो आप इन दोनों एम्पलीट्यूड को वेक्टर की तरह मानेंगे। एक एम्पलीट्यूड a1 का है, दूसरा a2 का है, और इन दोनों का रिजल्टेंट a का है। तो क्या लिख सकते हैं? a को a इज इक्वल टू रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ठीक है, ये इन दोनों एसएचएम को जोड़कर नए एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। फाई क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं फाई इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो नया एम्पलीट्यूड आया है ये a1 वाले एम्पलीट्यूड से डेल्टा का एंगल बनाता है। तो हमने अगेन वेक्टर में ये पढ़ा है कि tan डेल्टा होता है
A2 sin phi डिवाइड बाई A1 प्लस A2 cos phi। ये दो चीजें अगर आप निकाल सकते हो तो नया SHM का एम्पलीट्यूड यहां से मिल जाएगा और नए SHM का डेल्टा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर दो से ज्यादा SHM भी होंगे तो करना यही वेक्टर एडिशन है। अगर तीन वेक्टर होते A1 A2 A3, हम उन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालते और रिजल्टेंट वेक्टर जिस तरफ होता उसका जो डेल्टा आता उससे हमको ये डेल्टा भी मिल जाता। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल अगर हम दो SHM की बात कर रहे हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन ये है कि पहला SHM है x1 इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 और दूसरा SHM है 10 साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM। रिजल्टेंट SHM की इक्वेशन क्या होगी? तो सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो पहले SHM का एम्पलीट्यूड कितना है? 10 का। दूसरे SHM का एम्पलीट्यूड कितना है? 10 का। और इनके बीच में एंगल कितना है? तो ये 30 है और ये 90 है, तो इनके बीच का एंगल मतलब इसका डिफरेंस निकालना है और ये डिफरेंस 60 डिग्री का है। ठीक, तो रिजल्टेंट SHM का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो हो जाएगा रूट ओवर यही फॉर्मूला A1 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10 स्क्वायर और cos 60 हाफ 2 से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10√3। तो जो रिजल्टेंट SHM आएगा उसका एम्पलीट्यूड 10√3 हो गया। ठीक, दूसरा क्या निकालना है हमको? ये डेल्टा निकालना है। डेल्टा कैसे निकलेगा? tan डेल्टा इज इक्वल टू A2 साइन फाई। A2 कितना है 10, फाई कितना है 60, तो 10 साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई A1 प्लस A2 cos फाई मतलब कितना 10 प्लस 10 cos 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, 10 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो इसको √3/2 लिखेंगे और ये 1 प्लस cos 60 1/2 होता है, तो √3 अपॉन ये कितना आ जाएगा 3 मतलब 1/√3 और 1/√3 मतलब डेल्टा कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक, एक बार डेल्टा 30 डिग्री मिल गया, आपको एम्पलीट्यूड मिल गया, तो आप कहोगे इन दोनों SHM को जोड़कर जो नया SHM बनेगा उसकी इक्वेशन होगी A साइन ओमेगा टी प्लस, अगर ये 30 था तो ओमेगा टी प्लस 30 लिखोगे। जैसे यहां पर हम वापस आए तो ये A साइन ओमेगा टी था, ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 था और फाइनल इक्वेशन में हम लिखेंगे ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक, उसी तरीके से ये अगर ओमेगा टी प्लस 30 था तो हम इसमें ओमेगा टी प्लस 30 में डेल्टा जोड़ेंगे। अगर ये सिर्फ ओमेगा टी होता तो ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिखते फाइनली, लेकिन ओमेगा टी प्लस 30 है तो ओमेगा टी प्लस 30 प्लस डेल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी A कितना निकाला हमने 10√3 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा कितना है 30, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये इन दोनों SHM का रिजल्टेंट SHM की इक्वेशन है और ये दोनों SHM जुड़ के नया SHM तभी दे सकते हैं जब दोनों का ओमेगा सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो से ज्यादा SHM इन्वॉल्व है। मान लो पहली इक्वेशन है 10 साइन ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन है 10 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री और 10√2 और तीसरी इक्वेशन है 10 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर तीन SHM है तो अगेन हमको क्या करना है फाइंड दी एम्पलीट्यूड, या चलो इक्वेशन ही निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM। ठीक है,
तो अब आप क्या करोगे, अगर 3 एसएचएम आ गए हैं तो आप एक एक्सिस x मान लो और एक एक्सिस y मान लो, ठीक है। क्योंकि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दो वेक्टर के रिजल्टेंट का, तो वो दो वेक्टर के तक ही लिमिटेड है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। लेकिन 3 वेक्टर हैं तो वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो 3 वेक्टर में क्या करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड 10 का है, इसका 10 रूट 2 का है और इसका 10 का है। 10 वाला क्योंकि सिर्फ साइन ओमेगा टी प्लस नथिंग है तो हम इसको 10 वाले वेक्टर को इधर बना देंगे, ठीक है। 10 रूट 2 वाला कितना आगे है 45 डिग्री, तो यहां हम बना देंगे 10 रूट 2 वाला कितने एंगल पर 45। और तीसरा वाला फिर से 10 का है और ये इससे कितना आगे 90, तो इससे 90 डिग्री आगे है, मतलब तीसरा वाला 10 हम इधर बना देंगे, ठीक है। 3 आगे। जो वेक्टर्स ऑलरेडी एक्स और वाई में है उनको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, लेकिन जो वेक्टर बीच में कहीं आ रहा है इसके 2 कंपोनेंट्स ले लेंगे। और अगर हम इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स लेते हैं तो हमको पता है कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो इस वेक्टर का अगर हम कंपोनेंट लेते 10 रूट 2 कॉस 45 का, 10 रूट 2 का 45 डिग्री है तो यह आता 10 रूट 2 कॉस 45 डिग्री, ठीक। और इसका अगर हम इधर वाला कंपोनेंट लेते तो यह आता 10 रूट 2 साइन 45। साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2, कॉस 45 भी कितना होता है 1 बाई रूट 2। इसका मतलब अगर हम इस डायग्राम को फिर से एक बार बनाएं तो ये cos 45 1 बाय रूट 2 हो गया और ये 10 रूट 2 था, तो 10 बचा और 10 और 10 मिला के कितना बचा 20, मतलब x की तरफ जो टोटल बचेगा वो 20 बचेगा। उसी तरह sin 45 भी 1 बाय रूट 2 होता है और 10 रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 अगेन 10 बचेगा, तो 10 और 10 मिलके कितना हो गया 20। तो अगर आपके पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो आपको टोटल x और टोटल y निकाल लेना है। जो x और y में थे उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन जो बीच में है उसको हमने तोड़कर उसको भी x और y में तोड़ लिया और टोटल x और टोटल y मिल गया। एक बार आपको टोटल x और टोटल y मिल गया तो जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा रूट ओवर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। ये ax है ये ay है, x और y मिल गया, टोटल a मिल जाएगा। और इस नेट एम्पलीट्यूड का जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन इसको मैं डेल्टा कह रहा हूं, ये डेल्टा कहां से आएगा tan डेल्टा आएगा, वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं ay बाई ax, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन की जहां तक बात है तो इसका ax 20 है ay 20 है, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रूट 2, ठीक है। और tan डेल्टा निकालना है तो tan डेल्टा हो जाएगा ay कितना है 20, ax कितना है 20 बाय मतलब 1, तो डेल्टा हो गया 45 डिग्री, ठीक है। a और डेल्टा मिलने के बाद जो इन तीनों एसएचएम को जोड़कर नई इक्वेशन आएगी वो लिखी जाएगी a साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी था तो ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक। तो a कितना आया है हमारे पास 20 रूट 2, लिखेंगे 20 रूट 2 साइन ओमेगा टी और डेल्टा कितना आया हमारे पास 45 डिग्री। ये इन तीनों एसएचएम की रिजल्टेंट इक्वेशन कही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि x इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 कॉस 3 पाई टी। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो भाई ये जो एसएचएम लिखा है ये 2 एसएचएम को जोड़ा हुआ है अगर आप देखें, और हमें इन दोनों एसएचएम का जो रिजल्टेंट आता है उसका एम्पलीट्यूड पूछा है। तो पहली बात तो हम इन दोनों एसएचएम को अलग अलग कर देंगे और ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो पहला आएगा 5 साइन 3 पाई टी और दूसरा आएगा 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी। ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। ये पहला एसएचएम है, ये दूसरा एसएचएम है। और पहला एसएचएम अगर लिखता हूं मैं 5 साइन 3 पाई टी, तो जो दूसरा एसएचएम है वो है 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी। हमेशा याद रखिएगा कॉस थीटा है और साइन है, दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कॉस होने चाहिए। और अगर एक साइन है और एक कॉस है तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे, और कॉस को साइन में चेंज जब करते हैं तो ये इक्वेशन में 5 रूट 3 ये बन जाएगा साइन ऑफ 3 पाई टी प्लस 90 डिग्री। मतलब क्या यूज किया हमने कॉस थीटा
इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, ये रिलेशन यूज करना है आपको, ठीक है। तो कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया, थीटा मैंने पहले लिखा है क्योंकि ओमेगा टी पहले आता है, ठीक। अब हमारे पास एक इक्वेशन एसएचएम की ये हो गई, दूसरी एसएचएम की इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स दिख रहे हैं आपको, एक का 5 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है 5√3 है, और इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है देख सकते हो 90 डिग्रीज का है। नया एम्पलीट्यूड निकालना है तो √A1 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर मतलब 5√3 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ 90, कॉस 90 0, तो ये तो हट गया, ये 25 और ये 75, 75 प्लस 25 इज 100, रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 10, तो इन दोनों एसएचएम का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो 10 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, और अभी हमने एसएचएम सेम डायरेक्शन में देखा था जो सुपर इम्पोज हो रहे थे, लेकिन अगर एसएचएम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सुपरपोजिशन करना है तब क्या होता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन of SHM in perpendicular direction. तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब एक एसएचएम हो रहा है एक्स डायरेक्शन में ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा एसएचएम हो रहा है वाई डायरेक्शन में ए टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अभी मैं कोई फेस का डिफरेंस नहीं ले रहा हूं, सिर्फ दोनों को साइन ओमेगा टी ले रहा हूं। तो इन दोनों एसएचएम का जोड़कर जो नया एसएचएम बनेगा वो बनेगा या नहीं बनेगा, पहले ये देखना है। तो अगर एक एसएचएम एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और एक एसएचएम वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों ही एसएचएम, ये मीन पोजीशन है कि ऊपर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो अगर ये वाला एसएचएम एक्स चलता है तो ये वाला एसएचएम वाई चलता है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो कहीं इधर आएगा। इसका मतलब जो पार्टिकल चलेगा इन दोनों के एसएचएम को जोड़कर वो कहीं यहां चलेगा। और अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं r का है तो r इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें तो ये बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का अंडर रूट, और क्योंकि साइन ओमेगा टी दोनों में है साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन भी एसएचएम की है, और इन दोनों एसएचएम का जोड़कर जो नया एसएचएम आएगा वो कहीं इस डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा होगा, और इस डायरेक्शन में जो एसएचएम कर रहा होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कितना एंगल है तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग y बाई एक्स, इस डायरेक्शन में एसएचएम हो रहा है, और y और x को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा A2 बाई इतने एंगल पर ये दोनों मिलके एसएचएम करेंगे, और इनका एम्पलीट्यूड कितना है आप देख सकते हैं कि इनका एम्पलीट्यूड है √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर ये दोनों साइन नहीं होते, ये साइन ओमेगा टी होता और ये साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग होता, तो आप जब स्क्वायर करके ऐड करते तो ये साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी है, तभी साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया। लेकिन अगर दोनों साइन ओमेगा टी नहीं होते तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो वो रिजल्टेंट इक्वेशन एसएचएम की नहीं होती। तो रिजल्टेंट इक्वेशन एसएचएम की कब होगी, जब ये दोनों ही साइन हो, दोनों ही कॉस हो, दोनों सिमिलर होंगे, तभी रिजल्टेंट इक्वेशन एसएचएम की बन सकती है, ठीक है। अब अगर जैसा हमने सीखा कि अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में एसएचएम हो रहा है तो रिजल्टेंट एसएचएम तभी आएगा जब दोनों साइन या दोनों कॉस होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एक साइन है और दूसरा साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग है तो एसएचएम नहीं होगा। हाँ, एसएचएम तो नहीं होगा, लेकिन उस केस में आपसे पूछ सकता है कि पार्टिकल, जैसे एसएचएम हो रहा है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन एसएचएम नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल का पाथ पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू A2 कॉस ओमेगा टी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। तो यहां पर एसएचएम नहीं है, बट हमसे पार्टिकल का जो पाथ है वो पूछता है। तो पार्टिकल का पाथ किसी भी चीज में पूछा जा सकता है, एसएचएम में पूछ सकता है। तो उसका तरीका ये होता है
कि पार्टिकल का पाथ मतलब एक्स और वाई में इक्वेशन बतानी है, ठीक है। और एक्स और वाई में इक्वेशन अगर बतानी है तो आप ये कह सकते हो कि साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए वन एंड कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं वाई अपॉन ए टू। तो जब भी इक्वेशन बनानी होती है तो हमें टाइम हटाना पड़ता है। तो टाइम हटाने के लिए ये साइन ओमेगा टी के संग टाइम है, कॉस ओमेगा टी के संग टाइम, इसको हटाना है तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 कर देंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन जो आई है ये पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी है और देख सकते हैं कि वो ट्रैजेक्टरी क्या है, एलिप्स की। ये एलिप्स की इक्वेशन। वही अगर a1 a2 बराबर होते, a1 a2 दोनों एम्पलीट्यूड बराबर होते तो ये इक्वेशन फिर सर्कल की हो जाती, क्योंकि सर्कल में ये दोनों बेस बराबर हो जाते हैं और अगर ये दोनों बेस बराबर नहीं है तो वो एलिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। अब जो पार्ट है नेक्स्ट वो जेई मेंस के लिए है, एडवांस के लिए नहीं है। हाँ, नीट में वो आता है तो आप कह सकते हो कि जेई मेन और नीट का ये कॉमन पार्ट है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाए, क्योंकि अभी तक हम जो ऑसिलेशन पढ़ रहे थे उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था और वो कंटिन्यूअसली हमेशा इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट हो सकता है। पर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऑसिलेशन जो होता है वो धीरे धीरे कम होते 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 फाइनली रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जब ऑसिलेशन होता है तो उस पेंडुलम जब स्विंग कर रहा है तो पेंडुलम के ऊपर एक एयर रेजिस्टेंस लगता है और वो एयर रेजिस्टेंस को आप ड्रैग फोर्स भी कह सकते हो, जो स्टोक्स लॉ हम लोग विस्कोसिटी में जाके पढ़ते हैं। तो वो जो ड्रैग फोर्स है, वो ड्रैग फोर्स जो है वो एयर रेजिस्टेंस हम लोग फिलहाल उसको कह रहे हैं और ये एयर रेजिस्टेंस उसको रोकता है और फाइनली उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता है, वो रुक जाता है, ठीक। तो ये ड्रैग फोर्स जो लगता है ये हमेशा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल लगता है। मतलब जो एयर रेजिस्टेंस है, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, पेंडुलम रुका हुआ है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब चलेगा तभी एयर रेजिस्टेंस लगेगा और किस तरफ लगेगा, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जब पेंडुलम स्विंग करता है तो जितनी तेजी से जाता है उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है उसके ऊपर पीछे की तरफ। और अगर उस एयर रेजिस्टेंस को भी हम कंसीडर करते हैं तो आप पहले तो यह समझें कि जो ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस लगेगा ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी से कोई पार्टिकल चलेगा उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग एसएचएम में पढ़ते थे कि जो टोटल फोर्स लग रहा था एसएचएम में वो कितना लग रहा था, माइनस ऑफ के एक्स का, ठीक। लेकिन अगर हम ड्रैग फोर्स को भी कंसीडर करेंगे तो टोटल फोर्स हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस बी वी। के भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और v उसकी स्पीड है जितनी स्पीड से वो चल रहा होगा, ठीक है। फोर्स को अगर हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बाई एम इंटू एक्स माइनस बी बाई एम इंटू वी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को आप लिखोगे डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स माइनस बी बाई एम इंटू वेलोसिटी को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जब हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स को भी कंसीडर किया है। जब हम ड्रैग फोर्स को कंसीडर नहीं करते थे तो हमारे पास सिर्फ यही इक्वेशन बनती थी और इसका नाम हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिखते थे, अगर आपको याद हो। और ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर ड्रैग फोर्स भी कंसीडर करेंगे तो इक्वेशन ये बन जाती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्व करके रिजल्ट मिलता है उसके रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलता है कि जो इसका एम्पलीट्यूड आता है, अब ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है बल्कि एम्पलीट्यूड टाइम के संग घटने लगता है। तो अब इसका सॉल्यूशन से जो एम्पलीट्यूड आएगा वो टाइम के संग घटेगा, जहां पे अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू b बाई 2m के बराबर होती है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है भी नहीं। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड इतना आता है जहां पे अल्फा की वैल्यू इतनी हो जाएगी और इस एसएचएम की इक्वेशन हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि एसएचएम की जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आप याद करें यही सॉल्यूशन होता था। बस अंतर कहां पे आ गया है
कि ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। अब ये एम्पलीट्यूड अगर लिख देंगे तो ए नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इस एसएचएम की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और अल्फा जो है वो p/2m के बराबर। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्पलीट्यूड इतना होता है, और एसएचएम की जो इक्वेशन थी उसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू इतनी पुट करके आप एसएचएम की इक्वेशन भी बता सकते हो। ठीक है, ये जो डैम्ड ऑसिलेशन आया है इसका जो ओमेगा होता है वो √k/m नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ड्रैग फोर्स के लगने के कारण ओमेगा की वैल्यू बदल जाती है, और जो ओमेगा की वैल्यू होती है ये होती है √k/m का होल स्क्वायर, या k/m होता है, सॉरी k/m माइनस b/2m का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ओमेगा होता है। और जहां पे k/m क्या था, k/m वो ओमेगा था जब डैम्ड ऑसिलेशन नहीं होता था। तो अगर हम उसको ओमेगा नॉट लिखते हैं, जो याद करें कि ओमेगा नॉट क्या था, √k/m होता था। ये होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसमें कोई भी एसएचएम ऑसिलेट करना चाहेगा तो वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी √k/m होती है, हमको पता है। तो हर सिस्टम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो √k/m के बराबर है। बट एयर रेजिस्टेंस लगने के कारण इसकी जो ओमेगा है वो बदल चुका है, और ओमेगा की वैल्यू हो चुकी है अब ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस b/2m का होल स्क्वायर। ये इसका ओमेगा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मोस्टली इस एम्पलीट्यूड के ऊपर ही आती हैं, और एम्पलीट्यूड अगर टाइम के संग चेंज हो रहा है, ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये रिलेशन याद होगा तो लिखने में आसानी होगी। और बाकी जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के संग घट रहा है, इसका मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि एम्पलीट्यूड टाइम के संग कैसे चेंज हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड इनिशियली ए नॉट का था और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करके जीरो की तरफ घट रहा है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी। और अगर हम एसएचएम जो हो रहा है उसका ग्राफ बनाते हैं कि कैसे टाइम के संग एक्स बदल रहा है, तो अगर डैम्ड ऑसिलेशन नहीं होता था तो ये एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता जाता था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन डैम्ड ऑसिलेशन होने के कारण ये जो ग्राफ बनेगा, ये एम्पलीट्यूड जो है इसका, ये जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम के संग घटता जाएगा, और घटते घटते ये एम्पलीट्यूड जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड देखो पहले इसका एक का था, इसका एक का ही रहता, लेकिन जब डैम्ड ऑसिलेशन होता है तो एम्पलीट्यूड टाइम के संग घटता जाता है और वो धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक, एम्पलीट्यूड कैसे घटता है टाइम के संग, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी, इस तरीके से एम्पलीट्यूड घटता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, इन 100 oscillations amplitude reduces to 1/3. What will be the amplitude after 100 more oscillations? ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है तो 100 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड 1/3 हो गया, मतलब ए नॉट से ए नॉट बाई 3 हो गया, तो 100 और ऑसिलेशन होंगे तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। तो आप इस रिलेशन से समझें कि एम्पलीट्यूड का रिलेशन है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी। अल्फा इज कांस्टेंट और टी टाइम है। एक ऑसिलेशन करने में टाइम टी लगता है तो 100 ऑसिलेशन करने में भी वह 100 टी लगा देगा। मतलब आप ये समझें कि पहला 100 ऑसिलेशन करने में जितना समय लगाएगा, अगला 100 ऑसिलेशन करने में भी उतना ही टाइम लगाएगा, टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहला 100 ऑसिलेशन टाइम टी में कंप्लीट हुआ, अगला 100 ऑसिलेशन भी टाइम टी में कंप्लीट हुआ, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के संग घटता जाएगा। ठीक है, और अगर एम्पलीट्यूड टाइम के संग घटता जाएगा तो एक रिजल्ट याद रखें, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये एक्चुअली हम लोग रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ते हैं
मॉडल फिजिक्स में उसी से मैच करता हुआ रिजल्ट है, और उस रिजल्ट को मैच करता हुआ है। तो आप इसको इस बात को समझें कि अगर आपको यह कहता है कि 100 ऑसिलेशन में 100 ऑसिलेशन में, या आप ऐसे समझें कि इनिशियल कितना था, इनिशियल इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट था। अगर टाइम टी के बाद इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई मान लो कुछ भी होता है, ए नॉट बाई एक्स हो जाता है, तो फिर से उतना ही टाइम टी के बाद इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उतना ही टाइम अगर बीतेगा तो उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। बस इतना समझना। तो सेम टाइम अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड अगर पहले ए नॉट से ए नॉट बाई एक्स होगा तो उतना ही समय पे ए नॉट बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उतना ही समय पे ए नॉट बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। तो जैसे अगर उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट का था, ए नॉट बाई 3 हो गया, कितने में 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन में मान लो टाइम टी लगता है, फिर से 100 ऑसिलेशन में सेम टाइम लगाएगा। मैंने आपको बताया ऑसिलेशन सेम है तो टाइम सेम होगा, तो अभी कितना हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, ए नॉट बाई 3 स्क्वायर। ए नॉट बाई एक्स है तो ए नॉट बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एडिशनल टाइम टी के बाद इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई 9 का हो जाएगा। ठीक, तो पहले 100 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई 3 हो गया, ये 100 ऑसिलेशन है। फिर अगले 100 ऑसिलेशन अगर हम और ले लेंगे तो अब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये नॉट बाई 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए नॉट बाई 3 क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो सिंपल यही एक रिलेशन है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके लिए आप इस बात को समझें कि सेम टाइम पर एम्पलीट्यूड जितना घटा उतना ही फिर से उतने ही फैक्टर से, मतलब एम्पलीट्यूड अगर 1 बाई एक्स हो गया तो फिर से 1 बाई एक्स से और घट जाएगा, फिर 1 बाई एक्स से और घट जाएगा। तो यही रिलेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे जहां पे डैम्ड ऑसिलेशन की बात है, ठीक है, तो रेजोनेंस एक कंडीशन होती है। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई झूला है, ठीक है, अगर उस झूले का जो ऑसिलेशन हो रहा है, अगर उसको पीछे से कोई फोर्स लगाने लगे तो झूला गया, वापस आया, फोर्स लगा, और दूर गया, फिर वापस आया, फिर फोर्स लगा। तो जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ये ठीक उतने ही टाइम के बाद लगा रहे हैं जितने टाइम के बाद ये घूम के वापस आ रहा है। तो हम कहते हैं कि जो फोर्स हमने लगाया है उसकी जो टाइम पीरियड लगाने का फोर्स है, अभी लगाया, फिर एक टाइम के बाद लगाया, फिर एक टाइम के बाद लगाया, तो इसके टाइम पीरियड जो फोर्स लगाने का है और इसका वापस आने का टाइम पीरियड जो है, अगर ये दोनों मैच कर जाएगा तो इसका जो ऑसिलेशन होगा वो एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ता जाएगा। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। एक्चुअली टाइम पीरियड इसका जो फोर्स लगाने का है और टाइम पीरियड जो उस झूले का है ये दोनों बराबर है। इसका मतलब टाइम पीरियड से ही फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड होती है। ठीक, तो आप ये कह सकते हो कि अगर जो सोर्स है जो एनर्जी दे रहा है और जिस सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, अगर सोर्स और सिस्टम की एनर्जी मैच कर जाती है, सोर्स और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है कि जिस फ्रीक्वेंसी से वो एनर्जी दे रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी भी वही है, तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस के केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस की अगर हम बात करते हैं, रेजोनेंस हम उस कंडीशन को कहते हैं व्हेन the frequency of source matches with the natural frequency of system, then amplitude increases and condition is called resonance। ठीक है, तो मतलब रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि एक पेंडुलम है या झूला है, वो स्विंग हो रहा है, तो उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हमको पता है, क्योंकि हमें उसका पता है कि टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी के बराबर है। तो टाइम पीरियड उसका फिक्स है, लेंथ ग्रेविटी फिक्स है, तो जब ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड फिक्स है। कितने एम्पलीट्यूड में कर रहा है इससे टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता।
जाएगा, आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। जिस टाइम पीरियड से ये ऑसिलेट कर रहा है उतने ही टाइम पीरियड से कोई फोर्स लगाए, मतलब झूला गया, पेंडुलम गया, वापस आया, फोर्स लगा, फिर गया, फिर वापस आया, फिर फोर्स लगा। तो फोर्स जो लग रहा है वो कंटिन्यूअसली नहीं लग रहा है, फोर्स एक टाइम इंटरवल के बाद लग रहा है, और ये टाइम इंटरवल उतना ही है जितने टाइम के बाद पेंडुलम घूम के वापस आ रहा है। मतलब फोर्स के लगने का जो टाइम पीरियड है और पेंडुलम का टाइम पीरियड मैच कर गया है, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है। और जब भी दो, ये सिस्टम है और वो सोर्स है जो फोर्स लगा रहा है, तो सिस्टम और सोर्स की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस के केस में ये डैम्प्ड ऑसिलेशन जो था, जिसका एम्पलीट्यूड घटने लगा था, ये घटेगा नहीं। अगर कोई सिस्टम पे लगातार फोर्स या एनर्जी देता जाएगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक, और जब ये दोनों मैच कर जाते हैं, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हमको रेजोनेंस की बात करेगा तो रेजोनेंस का मतलब यही है कि सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर है। फ्रीक्वेंसी बराबर होने का मतलब ये भी कह सकते हो कि जो ओमेगा नॉट है ये क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पूरा नाम इसका दूंगा तो मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहूंगा, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। जैसे स्प्रिंग मास का सिस्टम होगा तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी √k/m होती है। ये अगर बराबर हो जाए ओमेगा ऑफ द सोर्स के, तो उस केस को, कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा एसएचएम का जो पार्ट है वो खत्म होता है। ठीक है, और फिर हम लोग अगली क्लास में जो नेक्स्ट चैप्टर है वेव्स, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।